दोस्तों, जब भी किसी सेलिब्रिटी की अचानक मृत्यु होती है, जैसे हमने दिग्गज ऑस्ट्रेलिया लेग स्पिनर शेन वॉर्न, कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार और टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के समय में देखा पड़ा होगा, दो शब्द बहुतायत से उपयोग किए जाते हैं, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट। इसके अलावा हृदय रोगों से जुड़ा हुआ एक तीसरा शब्द भी हम बहुतायत में सुनते रहते हैं, हार्ट फेल। तो हार्ट अटैक, हार्ट फेल और कार्डियक अरेस्ट में क्या फ़र्क है, ये क्या होते हैं, इनके इलाज में क्या मूलभूत बिंदु होते हैं, इन चीज़ों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे हम आज। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर तारिक मोहम्मद तस्लीम ऑफिशियल में, जहां आपको आसान हिंदी भाषा में हृदय रोग और अन्य जनरल स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां प्रदान करने का एक प्रयास किया जाता है। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, हार्ट अटैक या हृदयाघात ये उस स्थिति को कहते हैं जब हार्ट की मांसपेशियां या मायोकार्डियम को होने वाली सप्लाई अचानक से बंद हो जाए। ये स्थिति उत्पन्न होती है हार्ट की नलियों में यानी आर्टरीज़ में, धमनियों में पहले से विद्यमान एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक के रप्चर या इरोजन से, या कभी कभार कोरोनरी आर्टरी के स्पाज्म से, यानी वो कंडीशन जहाँ पे हार्ट की नलियाँ अचानक से सिकुड़ जाती हैं, रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। दोनों स्थिति में ब्लॉक होने वाली नली से आगे जो हिस्सा मायोकार्डियम का या मांसपेशियों को जुड़ा हुआ है, उसको पोषण के लिए रक्त नहीं मिल पाता, उस हिस्से की कार्यप्रणाली क्षमता में कमी आ जाती है और वो हिस्सा कमज़ोर हो जाता है, और अगर समय पे इलाज ना मिले तो वो हिस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। हम इस हार्ट अटैक की कंडीशन यानी एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम को 3 पार्ट्स में बांटते हैं, अनस्टेबल एंजाइना, नॉन एस्टिमुलेशन LMI और एस्टिमुलेशन MI। वहीं अगर बात करूँ मैं हार्ट फेलियर की, तो हार्ट फेलियर वो कंडीशन है जहाँ पे हार्ट की स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटी यानी संरचनात्मक दोष की वजह से हार्ट का जो मेन काम ब्लड को पंप करने का है वो नहीं हो पाता। हार्ट ब्लड को इतना पंप नहीं कर पाता कि पूरे शरीर की पोषण की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। और अगर मैं बात करूं तीसरी कंडीशन यानी कार्डियक अरेस्ट की, तो कार्डियक अरेस्ट वो कंडीशन है जहां पे किसी भी कारण से वो कारण हृदय रोगों से संबंधित हो सकता है, वो हृदय रोगों के अलावा कोई दूसरा कारण भी हो सकता है, किसी भी वजह से हार्ट का जो मैकेनिकल फंक्शन है यानी जो हार्ट के ब्लड को पंप करके आगे सारे अंगों तक पोषण पहुंचाने की ज़रूरत है, वो पूरी तरह रुक जाए, तो ये स्थिति कार्डियक अरेस्ट कहलाती है। अगर विभिन्न प्रकार के लक्षणों के पहली बार प्रकट होने से लेकर 1 घंटे के अंदर मृत्यु हो जाए तो हम इसे सडन कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। सडन कार्डियक अरेस्ट होने के बाद में अगर मरीज़ को सही समय पर उपचार मिल जाए तो उसके बचने की संभावना भी रहती है, और अगर उसे कोई उपचार नहीं मिले तो हार्ट का फंक्शन परमानेंटली बंद हो जाता है। हार्ट अटैक की बात करें तो हमने हमारे पिछले वीडियोस में भी इस बात पे चर्चा की थी कि हार्ट अटैक का जो कारण होता है वो कि जो मेजर एपिकार्डियल कोरोनरी आर्टरीज़ है यानी जो हार्ट की मुख्य 3 धमनियाँ हैं उनमें या उनकी किसी बड़ी ब्रांच में खून का थक्का जम जाने की वजह से रक्त प्रवाह बंद हो जाता है। और हार्ट अटैक की स्थिति पहले से नॉर्मल हार्ट में भी पैदा हो सकती है और किसी पुराने मरीज़ को भी हार्ट अटैक हो सकता है। जबकि अगर हम हार्ट फेलियर की बात करें तो सामान्यतः हार्ट फेलियर जिन मरीज़ों में होता है उनमें पहले से स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी या संरचनात्मक दोष होता है, यानी पहले से हार्ट की कोई बीमारी की वजह से हृदय की संरचना सामान्य की तुलना में बदली हुई होती है। ऐसे पेशेंटों में कोई भी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर की वजह से एक्यूट हार्ट फेलियर की कंडीशन पैदा हो जाती है। ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर नए सिरे से एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम यानी मेजर या माइनर हार्ट अटैक हो सकता है। उसके अलावा बीपी का बहुत तेज़ी से बढ़ जाना, बहुत तेज़ी से कम हो जाना, विभिन्न प्रकार के एरिथमिया यानी धड़कन के बहुत तेज़ या बहुत कम हो जाना, विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शंस और रीनल डिसफंक्शन यानी गुर्दों की कार्यक्षमता में अचानक से कोई परिवर्तन आना, खून की कमी हो जाना,
ये वो कुछ कारण हैं जो फेलियर को प्रेसिपिटेट करते हैं। सडन कार्डियक अरेस्ट के मोटे मोटे कारणों को समझने की कोशिश करें तो जो सबसे कॉमन कारण निकल के आता है वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में भी सबसे ऊपर एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज़ यानी ब्लॉकेज की बीमारी। उसके अलावा कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की कुछ जन्मजात बीमारियां होती हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में खून का थक्का जम जाता है या किसी और अंग में बना हुआ खून का थक्का टूट के कोरोनरी आर्टरी में पहुंच जाता है, जिसे हम एम्बोलिज्म के नाम से जानते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान में कोरोनरी आर्टरी फट सकती है, जिसे हम कोरोनरी आर्टरी डिसेक्शन के नाम से जानते हैं। कोरोनरी आर्टरी, इसके अलावा धूम्रपान करने वालों में और कोकेन का सेवन करने वालों में कोरोनरी आर्टरी का स्पाज्म हो जाता है। कोरोनरी आर्टरी से संबंधित कारणों के अलावा विभिन्न प्रकार की मांसपेशियों की बीमारियां, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, विभिन्न प्रकार के वाल्व की खराबियां, धड़कन का अचानक से बहुत तेज़ या बहुत कम हो जाना यानी टेकीआरिथमिया और ब्रेडीआरिथमिया, धड़कन का अनियमित हो जाना, एट्रियल फिब्रिलेशन, फ्लटर, ये वो चीज़ें हैं जो एक्यूट हार्ट फेलियर और सडन कार्डियक अरेस्ट में कॉमन है। उसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ जो सडन कार्डियक अरेस्ट का कॉज बन सकते हैं, जिनमें अत्यधिक तनाव की वजह से हार्ट पे पड़ने वाला प्रभाव, जिसे हम टाकोसुबो कार्डियोमायोपैथी के नाम से जानते हैं, उसको देख के या सुन के भय से हार्ट का सडन अरेस्ट हो जाना, टेम्पोनार्ड की स्थिति जहाँ पे हार्ट के इर्द गिर्द ब्लड या पानी भर जाने की वजह से हार्ट की पंपिंग बाधित हो जाती है, टेंशन न्यूमोथोरेक्स जहाँ पे फेफड़ों के फट जाने की वजह से हार्ट का सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन बाधित हो जाता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म जहाँ पे फेफड़े की पल्मोनरी आर्टरीज में खून का थक्का जम जाने की वजह से ब्लड का सर्कुलेशन बाधित हो जाता है, एओर्टिक डिसेक्शन यानी जहाँ हृदय से जुड़ी महाधमनी के फट जाने की वजह से खून का सर्कुलेशन बाधित हो जाता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण स्थिति, एक्स को शारीरिक मेहनत करने की आदत ना हो, वो जब सडनली बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम कर लें या बहुत ज़्यादा शराब का सेवन कर लें या कोकेन का सेवन कर लें, तो ऐसे कंडीशंस में भी सडन कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना रहती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जानने और समझने की है कि इन तीनों कंडीशंस में जो रिस्पांस टाइम होना चाहिए वो अलग अलग है और वही सबसे क्रिटिकल चीज़ है। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम या जो हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं, उनका इलाज कुछ मिनट से लेके घंटों के अंदर स्टार्ट हो जाना चाहिए, तभी उनको इलाज का पूरा फ़ायदा मिलता है। इसी तरह जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, उनके इलाज की स्टार्ट हो जाने की अवधि घंटों से लेके दिनों की होती है। कार्डियक अरेस्ट के पेशेंटों के लिए इलाज सेकंडों से मिनट की अवधि में स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा समय बीत गया है, पेशेंट को बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम या हार्ट अटैक की कंडीशन में, जैसे हमने पहले भी डिस्कशन किया था, कि इलाज का मूल सिद्धांत होता है कि जो खून का थक्का जमा है, उनके थक्के को नष्ट करके खून का प्रवाह जल्दी से जल्दी चालू किया जाए। उसके अंतर्गत एस्टिवरेशन एमआई यानी 100% ब्लॉक नली की कंडीशन में उपलब्ध ट्रीटमेंट ऑप्शंस में से पहला और रिकमेंडेड ट्रीटमेंट प्राइमरी पीसीआई यानी 90 मिनट की अवधि के अंदर एंजियोग्राफी करके स्टेंट लगा के उस नली को खोल दिया जाना है। अगर प्राइमरी पीसीआई की सुविधा उपलब्ध नहीं हो तो पेशेंट को खून पतला करने का इंजेक्शन लगाया जा सकता है, जिसे हम थ्रोम्बोलाइसिस कहते हैं। उसके अलावा विभिन्न प्रकार की एंटीप्लेटलेट ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। अंदर में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, और माइनर हार्ट अटैक की कंडीशन में विभिन्न प्रकार की एंटीप्लेटलेट ड्रग्स देने के बाद में इनकी एंजियोग्राफी की जाती है, और एंजियोग्राफी के रिज़ल्ट के हिसाब से पेशेंट को स्टेंटिंग, बाईपास या मेडिकल मैनेजमेंट के लिए रखा जाता है। अगर हम हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट की बात करें तो हार्ट फेलियर में सामान्यतः पेशेंट को आईसीयू में भर्ती करके नेज़ल प्रोंग मास्क, पाइपेप या वेंटिलेटर के थ्रू ऑक्सीजन दी जाती है। विभिन्न प्रकार के ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। पेशेंट को एक्यूट हार्ट फेलियर की कंडीशन से बाहर निकाला जाता है। जो हार्ट की स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी है उसको भी ट्रीट करने की कोशिश की जाती है, और प्रेसिपिटेटिंग इवेंट को भी ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। अगर हम सडन कार्डियक अरेस्ट की बात करें तो इस स्थिति में जब पेशेंट की जान बचाने की
संभावना है वो सिर्फ इस एक बात पे निर्भर करती है कि पेशेंट को कितनी जल्दी बाहर से सर्कुलेटरी सपोर्ट मिला। जो पेशेंट सडन कार्डियक अरेस्ट के टाइम में ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिट हो, माने तो डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ द्वारा सर्कुलेटरी सपोर्ट तुरंत स्टार्ट कर दिया जाता है। बट जिन पेशेंट्स को आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट होता है, उनके बचने की संभावना इन हॉस्पिटल की तुलना में कम होती है, और एकमात्र चीज़ जो उनकी जान बचाने की संभावना बढ़ा सकती है वो है बाईस्टैंडर्ड सीपीआर। बाईस्टैंडर्ड सीपीआर यानी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होने की स्थिति में जो भी आसपास निकटतम मौजूद हो और वो पेशेंट का सीपीआर करे, वो पेशेंट की चेस्ट को कंप्रेस करके उसका सर्कुलेशन मेंटेन करने की कोशिश करे जब तक कि मेडिकल हेल्प मौके पे पहुंच नहीं जाती। सीपीआर के संदर्भ में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें बाईस्टैंडर्ड सीपीआर के संदर्भ में विस्तार से चर्चा की गई है कि सीपीआर कैसे करें। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप सीपीआर का वीडियो ज़रूर देखें, आपकी प्रक्रिया को अच्छे से समझें। अगर आपातकालीन स्थिति में आप सीपीआर करके किसी की जान बचा लेते हैं तो उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है। एक बार जब मौके पे मेडिकल हेल्प पहुंच जाए और पेशेंट हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है तो फिर उसके बाद में जो भी बेसलाइन डिजीज़ है, जो सडन कार्डियक अरेस्ट का कॉज है, उसको ट्रीट किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में इलाज की उन्नत सुविधाओं के साथ में हार्ट अटैक के मरीज़ों में मोर्टेलिटी रेट काफ़ी कम हुई है। हार्ट फेलियर के मरीज़ भी पहले की तुलना में अब ज़्यादा ठीक होते हैं। बट सडन कार्डियक अरेस्ट के मरीज़ों के बचने की दर में अभी उतना सुधार नहीं आया है। इसमें सुधार आने के लिए ज़रूरी है कि हर आदमी सीपीआर की प्रक्रिया को जाने, समझे और ज़रूरत पड़ने पे सीपीआर करने से हिचकिचाए नहीं। आज की चर्चा के बाद में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और हार्ट अरेस्ट इन तीन स्थितियों को समझ पाएंगे, इन तीन स्थितियों में अंतर को समझ पाएंगे और इन तीनों कंडीशंस के इलाज में समय की महत्ता को समझ पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो आप इस वीडियो के लिंक को अपने प्रियजनों तक शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। इस चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।